चलिए, ये टीचिंग एप्टीट्यूड में जो आज हम पढ़ने वाले हैं फेजेज ऑफ टीचिंग, ऊपर हिंदी में लिखा हुआ था फेजेज ऑफ टीचिंग, इसलिए वो लैंग्वेज की प्रॉब्लम की वजह से हट गया। तो फेजेज ऑफ टीचिंग ऊपर लिखा है अध्ययन कलश। चलिए, फेजेज ऑफ टीचिंग क्या है आप सभी मेरे बारे में जानते हैं। तो टीचिंग के जो फेजेज, डिफरेंट टाइप फेजेज हैं, कौन कौन से इसके बारे में स्टडी करेंगे। तो सबसे पहले चलते हैं इंट्रोडक्शन पे। तो इंट्रोडक्शन क्या है, जैसा कि हम जानते हैं कि हम पढ़ने वाले हैं फेजेज ऑफ टीचिंग। तो फेजेज ऑफ टीचिंग, तो टीचिंग के डिफरेंट फेजेज क्या होते हैं। तो इसके पहले हमें शिक्षण के बारे में जान लेना जरूरी है, जो कि हम प्रीवियस क्लास में एक बार स्टडी कर चुके हैं ऑलरेडी, कि शिक्षण किसे कहते हैं, या शिक्षण है या टीचिंग किसे कहते हैं। लेकिन एक बार फिर से उसको रिमाइंड कर लें। टीचिंग क्या है, इज ए गोल ओरिएंटेड इंटरेक्टिव प्रोसेस। ये एक लक्ष्य आधारित जो है इंटरेक्टिव अंतःक्रिया है, जिसके लिए शिक्षक और विद्यार्थी का होना जरूरी है। ये क्या है, सिस्टम ऑफ एक्शन है। ये एक्शंस का कुछ सिस्टम है, जिसके द्वारा जो डिजायर्ड लर्निंग होती है, यूं कहें, या जो हम बिहेवियर में चेंज चाहते हैं लर्नर के, जिस तरह का चेंज करना चाहते हैं उस तरह का हम चेंज कर पाते हैं। ठीक है, इट इज ए टास्क ऑफ टीचर विच इज परफॉर्म फॉर द डेवलपमेंट ऑफ चाइल्ड। ये शिक्षक का एक कार्य है। वो कार्य चाहे प्रोफेशनल तरीके से करे, चाहे वो सोशल हो, बट इज ए फंक्शन, इट इज ए टास्क फॉर टीचर फॉर डेवलपमेंट ऑफ चाइल्ड। बच्चे के विकास के लिए कैसा भी विकास होना चाहिए, होलिस्टिक डेवलपमेंट ऑफ चाइल्ड। ठीक है, तो ये उसके विकास के लिए है। उसके बाद आगे चलते हैं। फॉर परफॉर्मिंग दिस टास्क सिस्टमेटिक प्लानिंग इज needed and the systematic step constitute the process of all the pages of। जब हम इसी टीचिंग को जब करते हैं और टीचिंग करने के लिए जो सिस्टमेटिक एक्शन अपनाते हैं या आप क्रमबद्ध रूप से योजनाओं का जो निर्माण करते हैं, उन योजनाओं का समग्र जो रूप होता है या उस योजना की जो प्रक्रिया रहती है, उस योजना को कैसे हमें फॉलो करना है, उसको जो प्रक्रिया होती है, जो प्रोसेस होती है, उसे फेजेज ऑफ टीचिंग कहते हैं। हिंदी में शिक्षण के पक्ष कहते हैं। ये शिक्षण के पक्ष क्या है, एक शिक्षण करने के लिए जो हम एक क्रमबद्ध प्रक्रिया अपनाते हैं कि हमें कैसे पढ़ाना है, कब पढ़ाना है, किसको पढ़ाना है, मूल्यांकन कैसे करना है, ये एक प्लानिंग होती है सिस्टमेटिक रूप से। और जब ये प्लानिंग जो है प्रोसेस के रूप में चल रही होती है, तो उसे ही हम फेजेज ऑफ टीचिंग कहते हैं, शिक्षण के पक्ष कहते हैं। तो शिक्षण के पक्ष कितने होते हैं, चलिए इसके बारे में स्टडी करते हैं। तो शिक्षण के मुख्यतः 3 फेजेज होते हैं। ठीक है, फेजेज ऑफ टीचिंग, टोटली देयर आर 3 फेजेज ऑफ टीचिंग, फेज 1, फेज 2 एंड फेज 3। फेज 1, फेज 2 एंड फेज 3। फेज 1 क्या है, इसे कहते हैं प्री एक्टिव फेज। फेज 1 को कहते हैं प्री एक्टिव फेज। ये कौन सी, ये प्लानिंग की स्टेज होती है। यानी जो प्री एक्टिव फेज होती है, इसमें प्लानिंग की जाती है कि हम जो पढ़ाने जा रहे हैं वो कैसे पढ़ाएंगे, क्या पढ़ाएंगे, इत्यादि चीजों के बारे में प्लानिंग की जाती है। इसके बारे में डिटेल से आगे अध्ययन करेंगे। सेकेंड फेज यानी फेज 2 जो है उसे कहते हैं इंटरेक्टिव फेज। ये जो सेकंड फेज है ये इंटरेक्टिव, यानी इसमें इंटरेक्शन होता है। ये क्या है, एग्जीक्यूशन स्टेज। यानी जो भी हम प्लानिंग करके जाते हैं, उस प्लानिंग को हम एग्जीक्यूट करते हैं, लागू करने का प्रयास करते हैं। यानी यूं कहें कि जो भी हम सोच के जाते हैं, हम योजनाबद्ध तरीके से उसको निर्माण करके जाते हैं, उस चीज को जाके हम वहां पर लागू करते हैं। और तीसरी जो है, थर्ड जो फेज है, वो फेज जिसे कहते हैं पोस्ट एक्टिव फेज। तो थर्ड फेज जो पोस्ट एक्टिव फेज, इसे कहते हैं इवैल्यूएशन कम फीडबैक। इसमें मूल्यांकन करते हैं और मूल्यांकन के साथ जो है वो पृष्ठपोषण प्रदान करते हैं। तो ये टोटल जो टीचिंग के 3 फेजेस हैं। पहली फेज रिएक्टिव, दूसरी जो फेज, थर्ड फेज है वो बता दो सर। जो थर्ड फेज है वो है पोस्ट एक्टिव फेज। ठीक है, इस फेज को दूसरे नाम से भी जानते हैं, वही इवैल्यूएशन कम फीडबैक। यानी इसमें मूल्यांकन करते हैं और इसे फीडबैक देते हैं। ठीक है, तो ये थर्ड स्टेज है। तो टोटल कितने स्टेज हो गए, फेज 1, फेज 2 एंड फेज 3। अब इसके बारे में हम एक एक करके अध्ययन करते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले स्टेज 1 क्या है, जिसे हम कहते हैं प्री एक्टिव फेज। तो प्री एक्टिव फेज में क्या है, चलिए आगे आते हैं। इन द प्री एक्टिव फेज ऑफ टीचिंग द प्लानिंग टीचिंग इज कैरियड। क्या करते हैं, जो प्री एक्टिव फेज का है, ये पहली स्टेज है। तो इस पहली स्टेज के अंदर प्लानिंग ऑफ टीचिंग, यानी जो हम शिक्षण करने जा रहे हैं उसकी हम प्लानिंग करके जाते हैं। हमें क्या पढ़ाना है, क्या क्या प्लानिंग करनी। तो जितनी भी योजना का निर्माण होता है शिक्षण करने से पहले, जो भी हमें पढ़ाना है, वो सारी योजना का निर्माण वो पहली स्टेज में होता है। अब योजना का क्या क्या निर्माण होता है, आगे बढ़ते हैं। दिस फेज इंक्लूड ऑल दोज एक्टिविटीज व्हिच अ टीचर परफॉर्म बिफोर एंटरिंग द क्लासरूम। यानी एक कक्षा में इंटर करने से पहले, क्लासरूम में जाने से पहले शिक्षक क्या करता है, बहुत सारी योजनाओं का निर्माण करके जाता है, बहुत सारी क्रियाकलाप करके जाता है। तो वो जो क्रियाकलाप करके जाता है या योजनाओं का निर्माण करके जाता है, तो जितनी भी गतिविधियां करता है वो सभी प्री एक्टिव फेज में आती है। जैसे आपकी क्लास लेनी, तो आपकी क्लास लेने से पहले क्या है कि मैं कुछ प्रिपरेशन करता हूँ। क्या क्या प्रिपरेशन करता हूँ,
ठीक है। वो सारी जितनी भी प्रिपरेशन होती है वो सभी प्रिपरेशन जो है वो प्री एक्टिव फेज के अंतर्गत आती है। तो प्री एक्टिव फेज का मतलब है टीचिंग करने से पहले या यूं कहें क्लास में एंटर करने से पहले शिक्षक जो भी योजना निर्मित करके जाता है वो सभी जो है प्री एक्टिव फेज में आती है या उसे प्री एक्टिव फेज कहते हैं। अब क्या क्या योजनाएं करता है, क्या क्या निर्माण करता है, इस कार्य में डिस्कशन करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले आते हैं प्री एक्टिव कंसिस्ट एसेंशियली ऑफ द प्लानिंग ऑफ लेसन। प्लानिंग इज डन फॉर टेकिंग डिसीजन अबाउट द फॉलोइंग। ठीक है, जो प्री टीचिंग कॉन्सेप्ट, जो प्री टीचिंग होती है, यूं कहे जो प्री प्लानिंग होती है, उसके अंदर कुछ महत्वपूर्ण योजनाएं होती हैं। वो जो महत्वपूर्ण योजनाएं होती हैं वो इस बात का निर्णायक होती है कि हमें शिक्षण कैसे करना है। तो कुछ एस्पेक्ट हैं, कौन कौन से एस्पेक्ट। सबसे पहला फॉर्मुलेशन ऑफ ऑब्जेक्टिव। सबसे पहला उद्देश्यों का निर्माण करना कि हम क्यों पढ़ाने जा रहे हैं, व्हाट इज द रीजन बिहाइंड टीच। हम क्यों पढ़ाने जा रहे हैं, जैसे हम पढ़ाने आपको जा रहे हैं तो हम क्यों पढ़ाने जा रहे हैं। मैं आपको ज्ञान में समर्थन के लिए पढ़ाने जा रहा हूँ, मैं आपको एक कंपटीशन एग्जाम में क्वालिफाई होने के लिए पढ़ाने जा रहा हूँ, मैं आप में भावनाओं का विकास करने के लिए पढ़ाने जा रहा हूँ। यानी जो हमने कल कल आपको पढ़ाया था ना टीचिंग के बारे में, तो कल टीचिंग के बारे में क्या था कि लेवल ऑन द बेसिस ऑफ लेवल ऑफ टीचिंग। ठीक है, शिक्षण लेवल के आधार पर शिक्षण को कितने भागों में विभाजित किया गया, जिसमें मेमोरी, अंडरस्टैंडिंग, रिफ्लेक्टिव पढ़ा था। और उसके बाद हमने पढ़ा था शिक्षण के उद्देश्यों के आधार पे कॉग्निटिव, अफेक्टिव और साइकोमोटर डोमेन। तो अब यहाँ क्या है, उद्देश्य डिसाइड करना है कि फॉर्मुलेशन ऑफ ऑब्जेक्टिव, मैं क्यों पढ़ाने जा रहा हूँ। मेरा उद्देश्य आज का है बच्चों में संज्ञानात्मक विकास करना, या मेरा उद्देश्य बच्चों में भावनाओं का विकास करना, या आज जो शिक्षण करने का मेरा उद्देश्य बच्चों में कुशलता का विकास करना, या मैं चाहता हूं कि जो मैं आज पढ़ाऊं बच्चे उसे याद करें, या जो मैं चाहता हूं जो आज पढ़ाऊं बच्चे उसे समझें, या मेरा ये उद्देश्य है कि जो मैं आज पढ़ाऊं उसको बच्चे क्या करें, सुने, समझे और उस पर चिंतन करें। तो मेरा उद्देश्य क्या है पढ़ाने का। ठीक है, तो ये हमेशा याद रखना। तो जैसे अभी मेरा उद्देश्य क्या पढ़ाने का, अभी मेरा उद्देश्य कॉग्निटिव डेवलपमेंट ऑफ अ चाइल्ड, कॉग्निटिव डेवलपमेंट ऑफ अ लर्नर। जितने भी आप लोग जुड़े हुए हो, आप लोगों में क्या कॉग्निटिव डेवलपमेंट हो, संज्ञानात्मक विकास हो। मेरा कोई इमोशनल डेवलपमेंट करने का कोई वो नहीं है, मेरा कोई स्किल डेवलपमेंट करने इस नहीं कर रहा हूँ। इससे मैं क्या कर रहा हूँ, आपको बता रहा हूँ कि टीचिंग के कितने फेजेज होते हैं, यानी आपको नॉलेज ट्रांसफर कर रहा हूँ। दूसरी चीज क्या है, मैं आपको याद करा रहा हूँ कि ताकि आप एग्जाम में जाएं तो उसको आप लिख पाए। दूसरा क्या, अंडरस्टैंडिंग डेवलप कर रहा हूँ कि अगर आप पढ़ाने जाएंगे क्लास में तो आपको पढ़ाते समय किन किन बातों का ध्यान रखना है। साथ साथ रिफ्लेक्शन कि अगर आप जा रहे हैं, आपने इन चीजों को सीख लिया तो अपने आप को बेहतर कैसे बना सकते हैं। तो ये मेरा उद्देश्य है। तो सबसे पहले क्या होता है, शिक्षण करने जाने से पहले शिक्षक इस बात को डिसाइड करता है मैं आखिर क्यों पढ़ाने जा रहा हूँ, व्हाट द रीजन बिहाइंड। ठीक है, मेरा एक सोशल टास्क है या मैं प्रोफेशनली पढ़ाने जा रहा हूँ, आखिर मैं पढ़ाने क्या जा रहा हूँ, मैं क्या पढ़ाऊंगा बच्चों को, इससे क्या फायदा होगा, इससे समाज को क्या फायदा होगा, इससे मुझे क्या फायदा होगा। तो ये जो जितनी भी उद्देश्य होते हैं, उद्देश्यों का निर्माण जो है प्लानिंग में करता है सबसे पहला। दूसरा फिर सिलेक्शन ऑफ कंटेंट टू बी टॉट। फिर वो सिलेक्शन करता है कंटेंट का, क्या कैसे कंटेंट, जैसे उसने उद्देश्य बनाया, आज का मेरा उद्देश्य बनाया कि बच्चों में क्या है, भावनाओं का विकास करना। तो बच्चों में भावनाओं का विकास कैसे होगा, इसके लिए क्या करना पड़ेगा, मुझे वैसे कंटेंट सिलेक्शन करना पड़ेगा। तो मैं क्या है, कहानियां सुना के पढ़ाऊंगा, मैं क्या है बच्चों को वैसे वीडियोज दिखाऊंगा। ठीक है, और बच्चों को क्या है ड्रामा करके दिखाऊंगा, उनको पार्टिसिपेशन में दूंगा ताकि उनमें इमोशनल डेवलपमेंट। अगर मुझे यहाँ पर स्किल डेवलपमेंट करना है तो क्या करना होगा, मैं बच्चों को स्किल वाली चीजें सिखाऊंगा जिसमें उनको क्या है अपने हाथों का, अपने पैरों का, अपनी मांसपेशियों का उपयोग करना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ उद्देश्य क्या है, स्किल डेवलपमेंट। तो स्किल वाले कंटेंट का सिलेक्शन करूंगा। जैसे मुझे योग में स्किल डेवलपमेंट पढ़ाना है तो मैं क्या करूंगा, प्रैक्टिकल क्लास लूंगा। अगर मुझे उनमें कॉग्निटिव डेवलपमेंट करना होगा तो मैं थ्योरेटिकल क्लास लूंगा। अगर मुझे उनमें इमोशनल डेवलपमेंट करना होगा तो मैं क्या कराऊंगा उनसे, जो इमोशनल डेवलपमेंट के लिए जैसे आप ध्यान करते हो और ध्यान करने के माध्यम से चीजों को डेवलप करते हो, उस तरह की चीजों को पढ़ाऊंगा। तो क्या है, जैसा मेरा उद्देश्य होगा उसी प्रकार के कंटेंट का सिलेक्शन में करूंगा। मुझे अगर रिफ्लेक्टिव लेवल के चिंतन को विकसित करना है, मैं उस प्रकार के कंटेंट को लूंगा कि बच्चों को पढ़ाऊं तो बच्चे इसको सोच के उन्हें लगे कि हाँ वास्तव में जिंदगी का विषय, मुझे इस बारे में सोचना चाहिए। अगर मुझे याद कराना है तो मैं वैसा विषय लूंगा जिसमें मुझे बताऊंगा कि इंडिया की कैपिटल है, कोरोना बढ़ रहा है, कोरोना कितने केसेस स्टेट में है, इस स्टेट में इतने हैं, इतनी वैक्सीनेशन हो गई है। तो ये क्या याद करने की चीजें हैं। तो मेरा उद्देश्य कैसा, उसी अनुसार से विषय वस्तु का चयन किया जाएगा। फिर क्या है, अरेंजिंग ऑफ कंटेंट। कंटेंट ले तो लिया लेकिन कंटेंट को अरेंज करना भी आवश्यक होता है। देखिए आपका नेट का जो पेपर है, देखिए उसमें फर्स्ट यूनिट है, फर्स्ट यूनिट से लेकर
जो आपकी 10th यूनिट है, उसमें देखेंगे अगर आपके सब्जेक्ट डोमेन में देखिए तो जो पहली यूनिट होगी उस पहली यूनिट में बेसिक चीजें होंगी, सेकंड यूनिट उससे डिफरेंट होगी, थर्ड उससे ज्यादा डिफरेंट, तो क्या सीक्वेंस में कर रखा है। यानी पहली यूनिट को अगर आप सीख जाएंगे तो दूसरे को सीखना आसान होगा, और दूसरे को सीख जाएंगे तो तीसरे को सीखना आसान होगा। यानी जैसे बच्चे को पहले क्या करते हैं, अल्फाबेट सिखाते हैं, फिर उसे वर्ड सिखाते हैं, फिर उसे फ्रेजेस सिखाते हैं, फिर उसे सेंटेंस मेकिंग सिखाते हैं, फिर उसे बोलना सिखा देते हैं। ऐसा नहीं होता कि पहले हमने उसे वाक्य बनाना सिखाया, बाद में उसे अल्फाबेट सिखाया, नहीं। जैसे पहले बच्चे को जोड़ घटाव गुणा भाग प्लस माइनस डिवाइड सिखाते हैं, फिर उसको आगे कैलकुलेशन सिखाते हैं। इसी तरह से हमें कंटेंट को अरेंज करना पड़ता है कि हम कंटेंट को कैसे पढ़ाना शुरू करें जिससे क्या हो, बच्चे को सीखने में आसानी हो, यानी सीढ़ियों का पहला स्टेप, दूसरा स्टेप, तीसरा स्टेप, इस तरह से आगे बढ़ता चला जाए। नंबर ये तीसरा है। नंबर चौथा, डिसीजन अबाउट मेथड ऑफ टीचिंग। ठीक है, डिसीजन अबाउट मेथड ऑफ टीचिंग, फिर शिक्षण का मेथड कौन सा उपयोग करना, ये भी हमें ध्यान रखना। मैंने आपको बताया शिक्षण के मेथड के बारे में एग्जाम्पल दिया था कि किसी को कार चलाना सिखाना है तो मैं क्या करूंगा, मैं पीपीटी से भाई पीपीटी से कार चलाना सिखा दूं। तो क्या पीपीटी से कार चलाना सीख सकता है? नहीं सीख सकता। तो आपको सिखाना क्या, इसके लिए अप्रोप्रिएट मेथड भी होना चाहिए। अब कोई सिंगिंग सिखाना चाहता है तो सिंगिंग के लिए क्या है, उसने बता दिया कि भाई ये म्यूजिक ये किताब है और इस किताब से गाने को याद करके आया, क्या सिंगिंग सीख जाएगा? जिंदगी में नहीं सीख सकता। सिंगिंग सिखाने के लिए जो उसका गाइड है वो उसे गा करके उसे स्वर ताल लय जहां पर है उसके बारे में खुद प्रैक्टिकल करके डेमो करके बताएगा और बच्चे को सामने बिठा करके सिखाएगा, तब वो बच्चा सीखेगा। किताबों से पढ़कर म्यूजिक नहीं सीखी जा सकती। तो यहाँ क्या अप्रोप्रिएट मेथड ऑफ टीचिंग भी होना जरूरी है, हम क्या पढ़ाने जा रहे हैं उसके लिए क्या। अब मैं ब्लैक बोर्ड में मैं मैथमेटिक्स पढ़ाने जा रहा हूँ और मैथमेटिक्स पढ़ाने के लिए क्या है, मैं कहानी सुना के पढ़ा तो हो जाएगा? नहीं। उसके लिए आपको ब्लैक बोर्ड यूज करना आना चाहिए, उसके लिए लॉजिकल रीजनिंग आनी चाहिए कि आप किस रूप से प्रेजेंट कर पाएंगे, उसका मेथड अलग होगा। फिर क्या है, प्रिपरेशन एंड यूजेस ऑफ इवैल्यूएशन टूल। अब लास्ट में क्या, जब आप पढ़ा देंगे, आप मेथड का सिलेक्शन कर लिया, फिर आपको ये भी चेक करना है कि मैं पढ़ा दूंगा लेकिन पढ़ाने के बाद मुझे ये भी जानना जरूरी होगा कि बच्चों ने आखिर सीखा क्या, जो मैंने पढ़ाया उसे सीखे कि नहीं सीखे, उनमें क्या बिहेवियर में चेंज आया। इसके लिए आपको प्रॉपर इवेल्युएशन टूल भी डेवलप करना होगा, इसके बारे में भी सोचना होगा। तो शिक्षक सोच के जाता है कि आज मैं कैसे पूछूंगा, आज मैं बच्चों को बुला करके सामने पूछूंगा या बच्चों से ब्लैक बोर्ड पे लगाऊंगा या बच्चों से कहानी सीखूंगा या बच्चों से कहूंगा आज ग्रुप डिस्कशन करो या उनका असाइनमेंट करूंगा या उनसे इंटरनल टेस्ट लूंगा या कुछ भी कोई भी मेथड जिससे उसको मूल्यांकन किया जा सके जो आज पढ़ाया गया, इसके बारे में सोच करके जाता है। तो ये जो सारी प्रक्रिया होती है, मैंने बताया शुरू से लेकर आखिर तक, यानी क्या पढ़ा, क्यों पढ़ाने जाना है, क्या पढ़ाना है, कब पढ़ाना है, कैसे पढ़ाना है, किसको पढ़ाना है, और ये सारी चीजें, ये सारे प्रश्नों का उत्तर वो तैयार करके पहले से जाता है। दिस इज अ फर्स्ट स्टेज और वी कैन से दिस इज अ प्री एक्टिव स्टेज ऑफ टीचिंग। ठीक, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं सेकेंड स्टेज। तो सेकेंड स्टेज क्या है, इंटरेक्टिव स्टेज। सेकेंड स्टेज क्या है, इंटरेक्टिव फेज ऑफ टीचिंग। तो इंटरेक्टिव फेज में क्या है, दिस फेज इंक्लूड द एग्जीक्यूशन ऑफ प्लान वेयर लर्निंग एक्सपीरियंस आर प्रोवाइडेड टू स्टूडेंट थ्रू सुटेबल। अब क्या है, जो पहली जो स्टेज थी उसमें तो हम तैयारियां कर ली, लेकिन सेकंड स्टेज क्या है, सेकंड स्टेज के अंदर जो हमने तैयारियां की उसको एग्जीक्यूट करने का, उसको लागू करने का समय आ गया। तो जो सेकंड स्टेज होती है एक्चुअली वो जो प्लानिंग करके गए हैं उस प्लानिंग को लागू किया जाता है। इसके अंदर क्या होता है, जो भी शिक्षक ने अपने सीख रखा है, जो भी एक्सपीरियंस होता है, उस एक्सपीरियंस को विद्यार्थी को प्रोवाइड करता है सुटेबल मोड से, अच्छे मेथड का चयन करके, ताकि बच्ची में डिजायर्ड चेंज आ सके, नहीं वो जो सिखाना चाहता है वो बच्चा सीख। ठीक है, तो इसके ये एक मेथड होता है। उसके बाद आर दोज एक्टिविटीज व्हिच आर परफॉर्म्ड बाय अ टीचर आफ्टर एंटरिंग क्लासरूम क्लबड अंडर इंटरेक्टिव फेज ऑफ टीचिंग। या यूं कह सकते हैं कि क्लास में इंटर करने के बाद, यानी क्लास में जब वो एंट्री करता है तो एंट्री करने के बाद शिक्षक जो भी कार्य करता है, ऑल दोज एक्टिविटी, जो भी कार्य करता है, उन सभी एक्टिविटी को हम इंटरेक्टिव फेज कहते हैं। देखिए हमने बताया क्लास में एंट्री करने से पहले जो भी कार्य करता है शिक्षण के लिए वो सब रिएक्टिव फेज में आता है। क्लास में एंट्री करने के बाद जो काम करता है फिर शिक्षक को क्या है, इंटरेक्टिव फेज आता है। अब क्या क्या काम करता है एक बार सोच सकते हैं। क्लास में टीचर इंटर करता है, विद्यार्थियों को देखता है, विद्यार्थियों दिखने के बाद में फिर क्या करता है, उनके बारे में एनालिसिस करता है, भाई कौन ठीक से बैठा है, कौन नहीं बैठा है, कोई बीमार तो नहीं है, कितने बच्चे हैं, गर्ल्स के तरफ बॉयज के सिस्टमेटिक बैठे, ब्लैक बोर्ड ठीक ठाक तो है, सब सारी चीजें देखता है, फिर जानने का प्रयास करता है, फिर प्रश्न पूछता है बच्चों से जो कल पढ़ाया गया, ठीक ठाक बताते हैं, फिर आगे बढ़ता है। और आगे बढ़ने के बाद में जो प्लानिंग करके आया है पढ़ाने के लिए वो पहले से डिसाइड करके आया है घर से कि आज मुझे ये पढ़ाना है,
तो वो पढ़ाना शुरू करता है। कब पढ़ाना शुरू करता है? पहले वो क्लास का मूड जान लेता है, क्लास पढ़ने के लिए इच्छुक है या नहीं है। पता लगे क्लास में बच्चे जो है बीमार से लग रहे हैं या बच्चे थके हुए से लग रहे हैं, तो टीचर पढ़ाता नहीं, पढ़ता आज तो ठीक ठाक नहीं लग रहा, चलो आज नहीं पढ़ाएंगे, आज हम लोग कुछ और कर लेंगे। तो पहले क्लास का मूड जानता है, बच्चों का मूड जानता है, और बच्चों का मूड अगर पढ़ने वाला होता है तो पढ़ाना शुरू करता है। फिर वो पढ़ाता है, और पढ़ाने के बाद में, पढ़ाने के दौरान वो बहुत सारे काम करता है, प्रश्न पूछता है, क्वेश्चन करता है, बच्चे उसका जवाब देते हैं, बच्चे क्वेश्चन करते हैं, वो उनका जवाब देता है, और इस बीच में मोटिवेशन देता है, रिइंफोर्समेंट बच्चों को देता है। कोई बढ़िया जवाब देता है, कहता है वेरी गुड, क्लैपिंग करिए, बहुत अच्छा, आगे और अच्छा करके लेकर आइएगा, तो उसे रिइंफोर्समेंट देता है। कोई गलत बताता है, गलत काम करता है, तो उसको पनिशमेंट भी देता है, निगेटिव रेनफोर्समेंट भी देता है। तो इस तरह से इंटरेक्टिव प्रोसेस चलती रहती है, और लास्ट में फिर क्या है, जब सारी चीजें हो जाती हैं तो वो एक स्ट्रेटजी भी डेवलप करने का प्रयास करता है कि कैसे हम बेहतर तरीके से क्लास को और आगे बढ़ा पाए। तो इसके क्या है, जो इंटरेक्टिव फेज की जाती है, तो क्या है, एक्टिविटीज की जाती है। एक्टिविटीज क्या, वो क्लास के साइज को देखता है कि क्लास में कितने बच्चे हैं। सबसे पहले क्लास में चाहे कोई भी टीचर एंट्री करता है, चाहे आप एंट्री करते हैं, कहीं भी लेक्चर देने के लिए जाते हैं, तो सबसे पहले देखते हैं कि कितने लोग हैं। जितने लोग हैं उस हिसाब अपने आप को माइंड सेट करते हैं। अगर 2 लोग हैं तो आप थोड़ा कंफर्ट होते हैं, 50 लोग हैं बैठे हुए आपको सीखने वाले, तो आप थोड़ा सा अपने आप को एक्टिव करते हैं, क्योंकि आपको 50 लोगों तक अपनी बात पहुंचानी है, 50 लोगों के बिहेवियर में चेंज लेकर आना है, 50 क्वेश्चंस के लिए आपको रेडी होना है। 50 लोग हैं, उनकी 50 उनकी जिज्ञासाएं हैं, तो उसके अनुसार आपको रेडी होना। तो जितने लोग होंगे, यानी साइज जितना ज्यादा होगा, उसी के अनुसार हम अपने आप को रेडी करें। तो सबसे पहले शिक्षक जाता है क्लास में, क्लास को देखता है, पूरी क्लास को देखता है, क्लास में खड़े होकर के वो हर एक चीज को मॉनिटर करता है, वहां रखे इक्विपमेंट्स को मॉनिटर करता है, वहां बैठे हुए विद्यार्थी को मॉनिटर करता है, और सारी चीजों को देख करके फिर उसके अनुसार अपना मेंटल सेटअप करता है कि मुझे अब क्या करना है। ठीक है, तो साइज ऑफ द क्लास। उसके बाद में क्या है, नोविंग द लर्नर, लर्नर को जानना, यानी जिसको सिखाने गया उसके बारे में जानने का प्रयास करता है। कि जैसे अगर पहली बार क्लास में जा रहा है, तो देखिए हम जब पहली बार किसी क्लास में जाते तो इंट्रोडक्शन पूछते, अच्छा अपना नाम बताओ, अच्छा तुम्हें क्या पसंद है, तुम्हारी हॉबीज क्या है, ये सारी चीजें पूछते। क्यों? क्योंकि विद्यार्थी को जानना है। जब तक आप जिसको बदलने जा रहे हैं, जिसके बिहेवियर में चेंज करने जा रहे हैं, अगर आप उसे जानते ही नहीं हो तो क्या होगा, आप बिहेवियर में चेंज मुश्किल से कर पाएंगे। तो सबसे फर्स्ट थिंग होती है कि आप जिसके बारे में बदलना चाहते हैं उसको जानना जरूरी है। तो शिक्षक सबसे पहले क्या करता है, लर्नर को जानना है। अगर वो पहले से जानता है, यानी पहले से क्लासेस चली आ रही, तो क्या करता है, वो डायग्नोज करता है। जाएगा क्लास में, पूछेगा, अच्छा ठीक हो भाई, सब लोग ठीक ठाक है, पढ़ने के मूड में, अच्छा बताओ जो कल पढ़ाया गया था वो आप लोगों को आ रहा है, वो क्वेश्चन पूछता है, बच्चे जवाब देते हैं, अगर जवाब नहीं दे पाते हैं तो फिर से रिवाइज करता है। ठीक है, तो ये प्रोसेस क्या है, डायग्नोस करनी अपने लर्नर को जानने की। तो इसके अंदर क्या होता है, इस प्रोसेस के अंदर भी 2 चीजें होती हैं। ठीक है, एक एक्शन होता है, एक रिस्पॉन्स होता है। एक्शन का मतलब शिक्षक कुछ एक्शन करेगा, कुछ प्रश्न पूछेगा, कुछ चीजें करेगा, विद्यार्थी उसका जवाब देंगे, या विद्यार्थी कुछ कार्य करेंगे, शिक्षक उसका जवाब देगा। तो इस तरह से इस प्रोसेस के माध्यम से वो अपने लर्नर को, अपने विद्यार्थी को, अपने सीखने वाले को जानने का प्रयास करता है। ठीक है, उसके बाद में क्या करता है, सिलेक्शन एंड प्रेजेंटेशन स्टूडेंट। फिर वो जो जो लेकर के आया है, जो तैयारी करके आया है, जो कंटेंट तैयार करके आया है, उसको अपने विद्यार्थियों के सामने क्या करता है, प्रस्तुत करता है। कैसे प्रस्तुत करता है, यहाँ भी वो ध्यान में रखता है, अपने विद्यार्थी को सिलेक्शन करता है कि जैसे कोई कंटेंट प्रस्तुत करने जा रहा है, और उस कंटेंट से क्लास है, उस क्लास में विभिन्न जाति धर्म के लोग बैठे हैं, और किसी विशेष कोई धर्म को लेकर कोई चीज बच्चे ज्यादा हैं, या किसी विशेष धर्म को लेकर के कोई जो है उसको बुरा लग सकता है, तो ऐसे में उस चीज का ध्यान रखता है कि उस क्लास में ऐसे शब्दों का उपयोग ना करे, या ऐसी चीज का उपयोग ना करे जिससे किसी के मानसिक या शारीरिक रूप से नुकसान। तो वो सिलेक्शन करता है कि क्लास में कितने लोग हैं। वो तैयार तो करके आया वहां से अच्छी चीज, वो तैयारी करके पूरा आया कि वहां से हम ऐसा डिस्कशन करेंगे। जैसे मान लीजिए कोई वो तैयारी करके आया कि हमें कहानी सुनाएंगे हंसी वाली, लेकिन पता लगे क्लास में आया और उसे पता चला कि आज जो है क्लास में किसी बच्चे के जो है पिताजी या माताजी या घर में किसी की तबीयत खराब है, वो बहुत परेशान है, तो वो क्या करेगा, वो कहानी नहीं सुनाएगा, वो हंसी वाली मजाक वाली। क्यों? उससे कोई जो बच्चा बैठा हुआ है उसको इमोशनली डिस्टर्ब हो सकता है, परेशान हो सकता है, उसको लगेगा कि मेरा कोई साथ नहीं दे रहा है। इसलिए क्या करेगा, वो उसी चीजों को प्रस्तुत करेगा जो उस समय की जरूरत होगी। तो सिलेक्शन करेगा कि क्या चीज प्रस्तुत करना और क्या चीज प्रस्तुत नहीं करना। हम बहुत सारी चीजों को तैयार करके जाते हैं, फिर हम क्लास के साइज को देखते हैं, क्लास को जानते हैं, फिर हमें जो ठीक लगता है वो बताते हैं, जो ठीक नहीं लगता वो नहीं। ठीक है, फिर आता है फीडबैक। जैसे जैसे बताते चले जाते हैं, वैसे वैसे बच्चों से पूछते हैं, बच्चे जवाब देते हैं, उनको फीडबैक देते हैं। और रिइंफोर्समेंट, रिइंफोर्समेंट का मतलब होता है पुनर्बलन। पुनर्बलन मतलब
कि जो कार्य अच्छा किया गया वो फिर से आगे बढ़े, अगर गलत किया गया है तो वो दब जाए। पुनर्मलन मतलब समझ रहे हो, आपने अच्छा काम किया तो आपको गिफ्ट दिया जाएगा, गलत काम किया तो क्या है, आपको दंड भी दिया जा सकता है, और हो सकता है जो आपको चीजें मिलने वाली वो चीज ना। तो पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट का मतलब होता है, क्वेश्चन भी आता है इससे जुड़ा हुआ, पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट सकारात्मक पुनर्बलन कहते हैं हिंदी। सकारात्मक पुनर्बलन या पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट का मतलब होता है जोड़ना। क्या जोड़ना, कि आपने कोई अच्छा काम किया है तो उसके बदले में आपको कुछ अच्छी चीज देना, आपकी प्रशंसा करना, आपके लिए क्लैपिंग करवाना, आपको गिफ्ट देना, या आपकी जो भी मनपसंद चीज है उसको आपको देना। दिस इज कॉल्ड पॉजिटिव रेनफोर्समेंट। नेगेटिव रेनफोर्समेंट होता है, नेगेटिव रेनफोर्समेंट का मतलब क्या है, नकारात्मक पुनर्बलन। नकारात्मक पुनर्बलन का मतलब क्या है, पुनर्बलन का मतलब होता है जोड़ना। तो यहाँ जोड़ना क्या है, यहाँ निगेटिव पुनर्बलन का मतलब है कि जैसे आपने कोई अच्छा काम किया तो आपको अच्छी चीज मिलने वाली थी, आप जान रहे थे कि मैं एग्जाम में अच्छा लिख करके आऊंगा तो मैं गोल्ड मेडल भी ला सकता हूँ, मैं टॉप कर सकता हूँ। आपने एग्जाम में अच्छा नहीं लिखा तो क्या होगा, आपको फेल भी हो सकते हैं। तो निगेटिव पुनर्बलन का मतलब होता है कि आपकी फेवरेट चीज को आपसे हटा दिया गया। क्या क्या, आपकी फेवरेट चीज को हटा करके आपको उसके बदले में गलत, उसके बदले में आपको दंड भी दिया जा सकता है। ठीक है, तो निगेटिव रिइंफोर्समेंट का मतलब पॉजिटिव इन्फोर्समेंट, और निगेटिव रिइंफोर्समेंट सब क्लियर हो गया ना, कि आपको पॉजिटिव में आपको कुछ दिया जा रहा है, निगेटिव में आपसे छीना जा सकता है आपको उसके बदले। ठीक, तो ये ध्यान में रखना है कि टीचर जो करता है वो दोनों चीजों को मैनेज करते हैं। देखिए इसमें इतना ही नहीं है, पॉजिटिव रिइंफोर्समेंट होता है, पॉजिटिव पनिशमेंट भी होता है, निगेटिव रिइंफोर्समेंट भी होता है, निगेटिव पनिशमेंट भी होता है। ठीक है, तो ये हमेशा ध्यान रखना, पॉजिटिव का मतलब होता है जोड़ना और निगेटिव का मतलब होता है क्या, हटाना। चलते हैं, ठीक है, डिप्लॉयमेंट ऑफ स्ट्रेटजी, फिर वो स्ट्रेटजी लगाता है कि आगे बेहतर तरीके से और कितना बेहतर बनाया जा सके जिससे बच्चों में जो है वो अमूल चूल बदलाव आ सके। फिर हमारी आती है थर्ड स्टेज। तो थर्ड स्टेज क्या है, इसे हम कहते हैं पोस्ट एक्टिव फेज। तो पोस्ट एक्टिव फेज के बारे में देखते हैं कि ये कौन सी स्टेज है, इसमें क्या होता है। दिस फेज कंसर्न विद द इवेल्युएशन एक्टिविटी, ये जो फेज है ये मूल्यांकन की गतिविधियों से जुड़ी हुई है। यानी देखा जाए तो थर्ड स्टेज जो है वो टोटली इस बात पे डिपेंड करती है कि अब विद्यार्थी को जो कुछ भी सिखाया जा सके, सिखाया गया है उसका मूल्यांकन कैसे किया जाए, मूल्यांकन किस माध्यम से किया जाए, ये कैसे पता लगाया जा सके कि जो कुछ सिखाया गया वो बच्चे को कितना समझ में आया। इवेल्युएशन एस्पेक्ट इंक्लूड ऑल दोज एक्टिविटीज व्हिच कैन इवेल्युएट द अचीवमेंट ऑफ पीपल एंड अटेनमेंट ऑफ द ऑब्जेक्टिव। ये इस बात पर जोर देता है कि बच्चे ने जो कुछ भी सीखा वो कितना उपलब्धि उसने सीखी है, उसने कितनी उपलब्धि प्राप्त की, इसको जाना जा सके, कितने उद्देश्यों को प्राप्त किया, इस बात का पता लगाया जा सके मूल्यांकन के माध्यम से। इसके अंदर कुछ काम किए जाते हैं। इस पोस्ट फेज के भी कुछ उद्देश्य होते हैं। क्या होते हैं, सबसे पहला उद्देश्य होता है सिलेक्टिंग अप्रोप्रिएट टेस्टिंग डिवाइस एंड टेक्निक। सबसे पहले तो ये सिलेक्ट करना कि जो मूल्यांकन किया जा रहा है, जिस कुशलता का मूल्यांकन किया जा रहा है, उसके लिए अप्रोप्रिएट डिवाइस, अप्रोप्रिएट टेक्निक होनी चाहिए। अप्रोप्रिएट डिवाइस, अप्रोप्रिएट टेक्निक का मतलब क्या हुआ, अब मुझे जो है किसी चीज के व्यक्ति का वेट जानना है, तो वेट कैसे जानना, वेट के लिए मशीन होनी चाहिए। अब मैं इंची टेप ला करके अगर उसका वेट चेक करने का प्रयास करूंगा तो क्या होगा, नहीं हो सकता। तो वेट मेजर करने के लिए वेट की मशीन होनी चाहिए। वजन जान, अगर हाइट मेजर करना है तो उसके लिए इंची टेप की। तो ये जरूरी होता है कि आप जो मेजर करने जा रहे हैं, बच्चे का जो मूल्यांकन करने जा रहे हैं, उस मूल्यांकन के लिए आपके पास वैसी ही टेक्निक या वैसी ही डिवाइस होनी चाहिए। अब किसी बच्चे को प्रैक्टिकल है, उससे वही मतलब योग के दो पेपर होते हैं, थ्योरी और प्रैक्टिकल हो गया। अब थ्योरी पेपर के लिए तो आपने रिटन में एग्जाम ले लिया, अच्छी बात है। अब प्रैक्टिकल के लिए भी अगर रिटन में एग्जाम ले लिया जाए तो क्या होगा, गड़बड़ हो जाएगा। ठीक है, प्रैक्टिकल का रिटर्न में नहीं लिया जा सकता, उसके लिए प्रैक्टिकल करना जरूरी होगा। या जो थ्योरी है उसका प्रैक्टिकल करके देखा जाए तो नहीं हो सकता। तो हर एक चीज के मूल्यांकन के लिए अलग अलग टेक्निक अपनाई जाती है। क्यों टेक्निक अपनाई जाती है, क्योंकि बच्चे का डिफाइन द एग्जैक्ट चेंज ऑफ लर्नर बिहेवियर, ताकि ये पता लगाया जा सके कि वास्तव में बच्चे में कितना परिवर्तन आया, उसके बिहेवियर में कितना चेंज आया। क्योंकि मूल्यांकन का मतलब क्या है, व्यवहार में कितना परिवर्तन आया उसको जानना। और शिक्षण क्या करता है, विद्यार्थी के व्यवहार में परिवर्तन लेकर के आता है। तो ये पोस्ट एक्टिव फेज है। अब पोस्ट एक्टिव फेज जो है इसको कई सारे तरीकों से किया जा सकता है। द पोस्ट एक्टिव फेज कंसर्न विद इवैल्यूएशन एक्टिविटीज, दिस कैन बी डन इन नंबर ऑफ फेज। बहुत सारे तरीके करने के, देखिए इसमें सीसी लिखा है,
comprehensive continuous evaluation, group discussion, field work, laboratory work, project work, viva, seminar, presentation, term पेपर यानी फाइनल एग्जाम, असाइनमेंट और भी कई सारे तरीके हैं जिनके माध्यम से जो है क्विज है, इनके माध्यम से क्या है कि बच्चों में जो है उनने लर्निंग की है उसको जो है मेजर किया जा सके, उसको जाना जा सके। तो ये जो टीचिंग के 3 स्टेजेज हैं, यानी 3 फेजेज हैं, रिएक्टिव फेज, इंटरैक्टिव फेज एंड पोस्ट एक्टिव फेज से क्वेश्चन भी आता है, इसके अंदर बहुत सारी चीजें हैं। तो अगर किसी को कुछ पूछना है तो बताए। ये तो एक समाप्त होता है। हाँ चलिए, इससे जुड़ा हुआ कोई प्रश्न तो नहीं है किसी के पास? फेजेज ऑफ टीचिंग, क्योंकि एक छोटा सा पैकेज था, इसमें से क्वेश्चन ज्यादा आते थे, छोटा सा पैकेज अलग से बना दिया था फेजेज ऑफ टीचिंग का। सर हाँ बताएं। सर इंटरेक्टिव फेज बता दीजिए ना। जो इंटरेक्टिव फेज होता है ये टीचिंग का सेकंड फेज होता है। इसके अंदर जो शिक्षक है जब क्लास के अंदर एंटर करता है और एंटर करने के बाद जो भी गतिविधियां करता है, जो भी कार्य करता है, वो सभी गतिविधियों को इंटरेक्टिव फेज के अंदर रखा जाता है। अब इंटरेक्टिव फेज के अंदर कार्य क्या करता है तो शिक्षक जो भी तैयारी करके आता है, जो भी प्लानिंग करके आता है, उस प्लानिंग को एग्जीक्यूट करने का प्रयास करता है। जैसे मैं भी प्लानिंग करके आया, मैं प्लानिंग करके आया कि मेरा उद्देश्य, सबसे पहले मैंने उद्देश्य डिसाइड किया। मेरा उद्देश्य क्या था आज से पढ़ाने का? मेरा उद्देश्य था फेजेज ऑफ टीचिंग पढ़ाने का। क्यों, क्या था इसमें? मैं इसके माध्यम से बच्चों में कॉग्निटिव डेवलपमेंट करना चाहता हूं ताकि वो एग्जाम में जाएं तो अच्छे तरीके से अपने एग्जाम को क्वालिफाई कर सके, उनको याद रहे। ये मेरा उद्देश्य था। पहले मैंने उद्देश्यों का निर्माण किया था और फिर मैंने उसी अनुसार जो है कंटेंट बनाया। फिर मैंने पीपीटी बनाने का प्रयास किया ताकि इंटरेक्टिव हो, बच्चे को अच्छे से समझ में आए। ठीक है, उसी अनुसार मैंने मेथड चुना कि मेथड क्या है कि उसी भाषा भी चुनना जरूरी होता है। ठीक है, हिंदी इंग्लिश कौन सी भाषा का प्रयोग करें, फिर लेक्चर, ठीक है, फिर बाद में मूल्यांकन कैसे करेंगे, ये सारी चीजें हमने फिक्स की। फिक्स करके मैंने क्लास में, अभी हमारी क्लासेस चल रही, तो क्लास में सबसे पहले चीज क्या है? साइज ऑफ द क्लास। जब मैं जुड़ा तो 6 बच्चे केवल जुड़े हुए थे, ओनली 6 स्टूडेंट। तो जब 6 बच्चे जुड़े हुए तो मैं थोड़ा कंफर्ट में था, 6 बच्चे हैं तो आराम से पढ़ाऊंगा, आराम से प्रश्न पूछूंगा, बहुत ज्यादा है नहीं, तो आराम से डिस्कशन चलेगा। तो बच्चों की साइज को देखा। बच्चों की साइज के बाद में क्या दूसरी जो चीज आती है वो नोविंग योर स्टूडेंट, के अपने विद्यार्थियों को जानना। अब जैसे अगर आप सब सामने होते तो मैं आप सबके सामने आपको फिजिकली देख करके पता लगा सकता कि कौन ठीक लग रहा है, कौन कैसा लग रहा है। ठीक, कोई सामने नहीं है, दूर दूर है, तो ऐसे में पता लगाना भी मुश्किल है। और दूसरी बात, मैं सभी को जानता भी नहीं। ठीक है, तो सबसे दूसरी जो चीज होती है अपने विद्यार्थियों को जानना, क्योंकि जब तक आप जानोगे नहीं, जब तक आप जानोगे नहीं, रैपर्ट नहीं क्रिएट होगी, तब तक आप सही रूप से व्यवहार में परिवर्तन नहीं ला पाएंगे। व्यवहार में परिवर्तन तभी संभव है जब विद्यार्थियों की क्षमताओं को शिक्षक जानता हो। तो वो जान गया, उसको लग रहा है कि विद्यार्थी कोई ठीक नहीं है, बीमार है, तो वो पढ़ाएगा, विद्यार्थी नहीं समझ पाएगा निश्चित रूप से। तो अगर पढ़ाना शुरू कर देगा तो दिक्कत है। तो ऐसे में विद्यार्थी को डायग्नोज करता है, प्रश्न पूछता है, कुछ जवाब देते हैं, तो इस माध्यम से वो क्वेरी करता है। और भी कोई सारे तरीके हो सकते हैं विद्यार्थियों को चीजों को जानने के बाद जानता है। फिर वो जो कंटेंट तैयार करके लेकर आया वो प्रेजेंट करता है। जैसे मैं जो तैयार करके लेकर आया, मैंने पीपीटी के माध्यम से प्रेजेंट किया, और प्रेजेंट करने के बाद में मैंने आपसे जो लास्ट हो गया, मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा कि आपको जो सीखा है वो आया कि नहीं आया। तो ये होती है इंटरेक्टिव फेज। अब इंटरेक्टिव फेज के बाद में क्या है, जब पोस्ट एक्टिव फेज आएगी, यानी जब समाप्त हो गया, लेक्चर समाप्त हो गया, मैंने कहा ओके सब कुछ हो गया। अब जब आप जेआरएफ का एग्जाम देने जाएंगे और एग्जाम दे करके आएंगे, तो वहाँ एग्जाम कैसे होता है आप जानते हैं, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आते हैं, जाते हैं, आप एग्जाम देंगे और एग्जाम देने के माध्यम से आपका जो रिजल्ट आएगा वो क्या है, पोस्ट एक्टिव फेज का। ठीक है सर, ये इंटरएक्टिव फेज में लर्नर का कंट्रीब्यूशन भी तो सर सेम ही रहेगा जितना टीचर का रहेगा? हाँ देखिए, लर्नर ये इंटरेक्टिव फील होती है, लेकिन इसमें क्या होता है कि जो टीचर एक्चुअली वो बच्चे के लिए आया। जैसे हमने पढ़ा था पैडागोजी, पैडागोजी मतलब विद्यार्थी केंद्र शिक्षा, यानी पढ़ाने वाला कौन है, शिक्षक ही है, लेकिन वो ध्यान में रख के किसको पढ़ा रहा है, अपने विद्यार्थी को रख के पढ़ा रहा है। तो विद्यार्थी का इंटरेक्शन और शिक्षक का इंटरेक्शन दोनों का बराबर कॉन्ट्रीब्यूशन चल रहा है। विद्यार्थी क्या सीखना चाहता है, शिक्षक वही उसे सिखाने का प्रयास करता है। आप जो प्रश्न पूछ रहे हैं मैं उसका वही जवाब दूंगा। आपको अगर नहीं समझ में आया तो मैं स्टॉप वहीं रुक गया ऑफिस से, जब तक क्लियर नहीं हो जाएगा तब तक मैं वहां से आगे नहीं बढ़ूंगा। सर इसी तरीके से पोस्ट एक्टिव फेज में सर लर्नर की कोई मतलब रोल नहीं रहेगा, मतलब क्योंकि फीडबैक वगैरह तो सर टीचर ही देगा ना?
हाँ नहीं, उसमें तो लर्नर का मेन ही रोल है भाई। एग्जाम हो रहा है, एग्जाम में किसको लिखना है? शिक्षक को थोड़ी लिखना है, विद्यार्थी को लिखना। विद्यार्थी जाएगा, उसके सामने क्वेश्चन आएगा, वो लिखेगा और उसका मूल्यांकन जो है वो शिक्षक करेगा। तो ये तीनों फेज क्या है? देखिए, तीनों फेज में तीनों का रोल है। पहले को छोड़ करके फर्स्ट फेज जो टीचिंग टीचर खुद से करके आता है, उसमें विद्यार्थी का कोई इंटरेक्शन नहीं होता है, वो सेल्फ करता है। जो सेकंड स्टेज है, जो इंटरेक्टिव स्टेज है, वही एक ऐसी स्टेज है जिसमें डायरेक्ट इंटरेक्शन होता है शिक्षक को विद्यार्थी के पास। जो थर्ड स्टेज है, उसमें भी डायरेक्ट इंटरेक्शन नहीं होता, क्योंकि शिक्षक ने पेपर दे दिया, विद्यार्थी ने एग्जाम दे दिया और शिक्षक उसको चेक करता है कॉपी, तो उसमें कोई इंटरेक्शन नहीं है। एक ऐसी स्टेज है जिसमें ज्यादा से ज्यादा इंटरेक्शन होता है, एक ही ऐसी स्टेज है जिसमें नॉलेज का ट्रांसफर किया जाता है। सबसे मेन स्टेज है इंटरेक्टिव स्टेज, ठीक है। सब एग्जीक्यूटिव स्टेज है, बाकी दो स्टेज जो है वो तो एक प्लानिंग की है और एक जो बात की है वो है मूल्यांकन। थैंक यू सर। चलिए आगे बढ़ते हैं, हमारे पास अभी टाइम है। आप लोग क्वेश्चन रेडी कर लीजिए कि जब तक प्रश्न नहीं पूछेंगे तब तक आप ये सोचिए कि ऐसे काम चल जाएगा तो नहीं चलेगा। ठीक है, ये मत सोचिएगा इस पीडीएफ में जो चीज लिखी है वो पीडीएफ के अतिरिक्त है। ये फेजेज ऑफ टीचिंग के लिए इसमें इतना लिखा हुआ है, छोटा सा लिखा हुआ है, और जो पढ़ाया उसमें बहुत ज्यादा लिखा हुआ है पीपीटी में। ठीक है, चलिए आते हैं माइक्रो टीचिंग। अब माइक्रो टीचिंग क्या होती है? फेजेज ऑफ टीचिंग बाद में टीचिंग का और प्रकार है, उसे कहते हैं माइक्रो टीचिंग, सूक्ष्म शिक्षण। ये है क्या एक्चुअली? जैसा कि नाम से ही प्रतीत होता है, सूक्ष्म शिक्षण मतलब कोई किसी टीचिंग का एक ऐसा मेथड है जिसमें जो चीजें हैं वो छोटे रूप में संपन्न की जाती है, तो उसे कहते हैं माइक्रो टीचिंग। है क्या माइक्रो टीचिंग? स्केल डाउन टीचिंग इनकाउंटर इन स्मॉल क्लास साइज एंड टाइम। DWLN की परिभाषा है जिन्होंने दी थी, और ये क्वेश्चन भी आता है DWLN। ये जो परिभाषा कई बार आया है क्योंकि DWLN ने ही इसको प्रारंभ किया था, इसलिए इनका नाम आता है। सूक्ष्म शिक्षण सरल शिक्षण प्रक्रिया जो छोटे आकार की कक्षा और थोड़े समय के लिए संपन्न होती है। डेफिनेशन से क्लियर है कि सूक्ष्म शिक्षण क्या? शिक्षण का एक प्रकार है। ये क्या है? शिक्षण का ही एक प्रकार है, बस इसकी लिमिट है कि इसके अंदर जो क्लास का जो साइज होता है वो छोटा होता है, और जो है टाइम जो होता है वो भी थोड़ा सा कम होता है। यानी जैसे रियल क्लासरूम होती है 45 मिनट की, 1 घंटे की होती है, तो निश्चित रूप से ये जो क्लास होती है उससे कम समय में होती है। इसमें विद्यार्थी ज्यादा रहते हैं रियल क्लासरूम में, इसमें विद्यार्थी कम रहते हैं। तो ये क्या शिक्षण का ही एक ऐसा रूप है जिसके अंदर जो छोटी कक्षा की आकार की कक्षाओं और समय में संपन्न होता है। ये DWLN ने 1968 में इसको प्रारंभ किया था। माइक्रो टीचिंग फोकस ऑन ट्रेनिंग फॉर अकम्प्लिशमेंट ऑफ स्पेसिफिक स्किल। अब ये जरूरत क्यों पड़ी भाई माइक्रो टीचिंग, जब ऑलरेडी रियलिस्टिक टीचिंग थी? तो इसकी जरूरत ये थी कि जो माइक्रो टीचिंग है एक्चुअली वो बेसिकली फोकस ऑन ट्रेनिंग ऑफ अकम्प्लिशमेंट ऑफ स्पेसिफिक स्किल। ये किसी विशेष योग्यता को विकसित करने के लिए बनाया गया था। लेकिन जो सामान्य शिक्षण प्रक्रिया होती है उसमें ज्ञान का आदान प्रदान होता है। जैसे मैं अभी क्या कर रहा हूँ, ये सामान्य क्लास है, सामान्य क्लास के अंदर क्या कर रहा हूँ, जो नॉलेज वो आपको ट्रांसफर कर रहा हूँ, आप उसे सीख रहे हैं। लेकिन इसमें किसी कुशलता की बात नहीं की जा रही है, इसमें आपको स्किल नहीं सीख रहे हैं, इसमें आप नॉलेज गेन कर रहे हैं। लेकिन जब स्किल की बात की जाए कि हाउ टू टीच, देखिए टीचिंग क्या है, शिक्षण जो है उसमें सिर्फ शिक्षण करना सिखाया जाता है, इसमें कोई सिंगिंग, डांसिंग या और कोई चीजें नहीं। इसमें ये सिखाया जाता है कि हाउ टू टीच साइंस, हाउ टू टीच मैथ, हाउ टू टीच इंग्लिश, हाउ टू टीच ग्रामर, हाउ टू टीच सोशल साइंस। यानी विषय को कैसे पढ़ाएं। शिक्षण क्या है? शिक्षण मतलब टीचिंग पेडागोजी का मतलब क्या है? हाउ टू टीच अ स्पेसिफिक सब्जेक्ट। कि मैथमेटिक्स पढ़ाना तो आपको कैसे पढ़ाना होगा, अगर आपको हिंदी पढ़ानी पड़ जाए तो आप कैसे पढ़ाएंगे? तो हर एक विषय को पढ़ाने के लिए कुछ स्किल चाहिए होती है। जैसे खाना बनाने के लिए, अब ऐसा नहीं कि आपको खाना बनाना आता है तो आप सब कुछ बना सकते हैं, नहीं, आप सब कुछ नहीं बना सकते। आपको हर एक चीज बनाने के लिए अलग अलग स्किल चाहिए। ठीक है, अलग अलग स्किल का मतलब है डिफरेंट स्किल चाहिए। आपको जितने भी जो रेसिपी होती है, हर एक रेसिपी की अलग विशेषताएं होती है, तो हर एक रेसिपी बनाने के लिए आपको अलग अलग चीजें चाहिए। तो सेम द वे हर एक सब्जेक्ट पढ़ाने के लिए भी आपको अलग अलग स्किल चाहिए, तो उस स्किल की बात करता है। तो जो माइक्रो टीचिंग है, ये जो छोटे आकार की कक्षाओं में थोड़े समय के लिए संपन्न होता है, बेसिकली इसके अंदर किसी चीज को सिखाया जाता है, वो चीज है कुशलता, कि हाउ टू टीच, आप कैसे पढ़ाएं। तो एक समय पे एक कुशलता को डेवलप करने का प्रयास किया जाता है। व्हाइल माइक्रो टीचिंग द क्लास इज डिवाइडेड इनटू स्मॉल ग्रुप ऑफ 5 to 10। जो माइक्रो टीचिंग होती है एक्चुअली इसमें जो विद्यार्थियों की संख्या होती है, या जो पीपल टीचर कहा जाता है, इसमें विद्यार्थी भी नहीं कहा जाता है, इसमें क्या कहा जाता है? पीपल टीचर। मतलब पीपल में शिष्य और टीचर मतलब अध्यापक।
इसके अंदर जो टीचर होता है एक्चुअली वो ना टीचर होता है ना शिष्य होता है, वो क्या होता है, दोनों का मिला जुला वो होता है। क्यों? क्योंकि वो शिक्षक बनने की प्रक्रिया में होता है, ठीक, वो सीख रहा होता है, वो विद्यार्थी भी है और वो शिक्षक का कार्य भी कर रहा है, इसलिए इसे पीपल टीचर है, पीपल टीचर के लिए आते हैं। अब इसकी मेरिट्स क्या है, इसकी विशेषताएं क्या? सूक्ष्म शिक्षण के बारे में बहुत क्वेश्चन आया। सबसे पहले डी इसको किसने दिया? DW एलन ने दिया, कब दिया? 1968 में दिया, ठीक है। इसके अंदर ये क्या है, ये शिक्षण जो वास्तविक शिक्षण है उसी का सूक्ष्म रूप है, अलग नहीं है। वास्तविक शिक्षण बड़े साइज के आकार बड़े समय के लिए होता है, ये थोड़े समय के लिए होता है। इसमें बस इसमें एक ही समय पे एक कौशल का प्रशिक्षण किया जाता है। आपको ये ध्यान में रखना जब भी क्वेश्चन आता है कि जो रियलिस्टिक क्लासरूम होती है उसमें नॉलेज को ट्रांसफर किया जाता है, लेकिन जो माइक्रो टीचिंग की जो क्लास होती है उसमें स्किल डेवलपमेंट की बात की जाती है। यदि आपसे ये क्वेश्चन किया जाए किस स्किल की बात की जाती है, तो इसमें टीचिंग की स्किल की बात की जाती है, हाउ टू टीच, ये सिखाया जाता है। तो कौन कौन सी स्किल होती है? बहुत सारी स्किल होती हैं। बीके पासी ने 14 स्किल बता रखी है, इसकी से और बहुत सारी स्किल होती हैं, जैसे ब्लैक बोर्ड, राइटिंग स्किल, बुक को कैसे पकड़ें, लेक्चर मेथड, क्वेश्चनिंग मेथड, इंडक्शन स्किल, रीइंफोर्समेंट स्किल, ढेर सारी स्किल्स होती हैं, ठीक है। डेमोन्स्ट्रेशन स्किल कि कैसे डेमोन्स्ट्रेट करें, कैसे प्रश्न पूछे, कैसे ब्लैक बोर्ड पे लिखे, कैसे विद्यार्थियों को मोटिवेट करें, ये सब स्किल है, ठीक है। तो इन स्किल को सीखना पड़ता है एक एक करके। जो बीएड बच्चे करते हैं, जो डीएलएड करते हैं, उनको सिखाया जाता है, तो वो जो माइक्रो टीचिंग के माध्यम से। तो इसमें क्या है, एक समय पर एक स्किल की ट्रेनिंग दी जाती है। फिर क्या है, इसमें पृष्ठपोषण प्रदान किया जाता है। जो रियलिस्टिक क्लासरूम होती है उसमें फीडबैक जरूरी नहीं, फीडबैक उसमें टीचर जो होता है वो 100 बच्चे बैठे हुए हैं, अब 100 बच्चों को उसने किसी चीज को पढ़ाया तो ऐसा जरूरी नहीं वो 100 बच्चों को बताएगा एक एक खड़े करके, अच्छा तुमने क्या सीखा, तुमने क्या सीखा, तुमने क्या सीखा, तुमने 100 बच्चों से बात नहीं कर सकता क्योंकि इतना टाइम नहीं है, ठीक है। लेकिन ये जो माइक्रो टीचिंग होती है, चूंकि इसमें विद्यार्थियों की संख्या कितनी है, 5 to 10 होती है, केवल 5 से 10 होती है, तो 5 से 10 विद्यार्थियों को फीडबैक देना आसान होता है। तो ये जो शिक्षण की प्रक्रिया यानी जो माइक्रो टीचिंग होती है, इसके अंदर तुरंत यानी इमीडिएट फीडबैक दिया जाता है। इसमें अभ्यास की प्रक्रिया नियंत्रण में होती है। दूसरी चीज क्या है, इसमें जो टीचिंग की जो स्किल सिखाई जा रही है एक्चुअली वो कंट्रोल इन्वायरमेंट में सिखाई जा रही है। कंट्रोल इन्वायरमेंट का मतलब यहाँ टाइम फिक्स है, कितने बच्चे हैं वो भी फिक्स है, और क्या सिखाया जाना ये भी फिक्स, ईच एंड एवरीथिंग फिक्स है। तो उस और टाइम सारी चीजें फिक्स हैं, तो क्या है, इन्वायरमेंट बिल्कुल कंट्रोल है। जो रियलिस्टिक क्लास होती है उसका टाइम शेड्यूल फिक्स नहीं होता, उसमें ये तो फिक्स है 45 मिनट की क्लास होगी, लेकिन उसमें ये फिक्स नहीं होता है कि 5 मिनट में क्या पढ़ाया जाएगा, फिर 10 मिनट में क्या पढ़ाया जाएगा, फिर 15 मिनट में क्या पढ़ाया जाएगा, ये फिक्स नहीं होता है, ठीक है। लेकिन इसमें सारी चीजें फिक्स होती है। तो माइक्रो टीचिंग में क्या यहाँ पर नियंत्रित वातावरण कैसे रहता है कि जो माइक्रो टीचिंग होती है एक्चुअली इसको पढ़ाने के लिए, इसको करने के लिए एक साइकिल होती है, एक क्रम होता है, एक स्टेप्स होते हैं। तो जो माइक्रो टीचिंग होती है एक्चुअली इसके टोटल 6 स्टेप्स होते हैं, और 6 स्टेप्स को कंप्लीट करने के लिए टोटल 36 मिनट का टाइम लगता है। अब अगर आपसे पूछा जाए कि माइक्रो टीचिंग क्या है, तो आप बताओगे माइक्रो टीचिंग क्या एक शुद्ध शिक्षण है जिसके अंदर कम थोड़े समय के लिए, थोड़ा समय कितना है, 36 मिनट का समय फिक्स है बिल्कुल। विद्यार्थी कितने होने चाहिए, 5 से 10 विद्यार्थी होते हैं, जिसमें एक समय पे शिक्षण के किसी एक कुशलता का प्रशिक्षण दिया जाता है। अब इसकी प्लानिंग करते हैं, तो प्लानिंग के 6 स्टेज है। सबसे पहला क्या है, प्लानिंग है। प्लानिंग क्या है, प्लानिंग के लिए कोई टाइम फिक्स नहीं है, क्यों, क्योंकि प्लानिंग घर से करके लेके जाते हैं, आप कितने भी समय ले सकते हैं, 1 घंटा, 2 घंटा, 4 घंटा, 10 मिनट, आप कभी भी कर सकते हैं। जैसे मान के चलिए कि मुझे सीखना है ब्लैक बोर्ड स्किल, ब्लैक बोर्ड का उपयोग करते हुए कैसे पढ़ाएं, तो ब्लैक बोर्ड का उपयोग कैसे करते पढ़ाएंगे, मैं क्या करूंगा, मैं घर पे प्लानिंग करूंगा। तो क्या करूंगा, अब मुझे ये चीज प्लानिंग करके लेके जानी है कि ब्लैक बोर्ड का उपयोग कैसे करूं। अब पता लगा मैं यहाँ कहानी तैयार करके लेकर चला जाता हूँ, तो कहानी में तो ब्लैक बोर्ड का उपयोग होता नहीं। अगर मुझे ब्लैक बोर्ड यूज करना है तो मुझे ऐसा कंटेंट तैयार करना होगा जिसको ज्यादा से ज्यादा ब्लैक बोर्ड पे लिखा जा सके। तो ऐसी मैं पाठ्य योजना बना के लेके जाऊंगा, मैं यहाँ से बना के लेके जाऊंगा पाठ्य योजना, फिर जाकर के मैं वहां क्लास में बैठूंगा। क्लास में बैठने के बाद में क्या होगा, फिर मेरा नंबर आएगा, जैसे नंबर आएगा तो मैं इसको टीचिंग करूंगा, मैं ब्लैक बोर्ड पे पास खड़ा हूंगा और जो भी मैं कंटेंट तैयार करके लेकर आया हूँ उसको पढ़ाने का प्रयास करूंगा। किसके माध्यम से, ब्लैक बोर्ड के माध्यम से, ज्यादा से ज्यादा ब्लैक बोर्ड का उपयोग करूंगा। कितने मिनट तक पढ़ाऊंगा, ओनली 6 मिनट। 6 मिनट का टाइम मुझे मिलेगा कि 6 मिनट के अंदर जो भी कंटेंट मैं तैयार करके लेकर आया हूँ उसको ब्लैक बोर्ड के माध्यम से पढ़ाऊं। फिर क्या होगा, जैसे मैं पढ़ा दूंगा 6 मिनट के बाद में मैं तुरंत, मेरा टाइम ओवर हो जाएगा, मैं नीचे बैठ जाऊंगा। तो नीचे बैठूंगा तो क्या होगा, जो बाकी विद्यार्थी होंगे, जैसे 10 विद्यार्थी अगर भाग ले रहे हैं तो बाकी 9 विद्यार्थी क्या करेंगे, मुझे फीडबैक देंगे तुरंत कि आप जो है ब्लैक बोर्ड पे पढ़ाते समय ठीक से खड़े नहीं थे, आप लिखते समय आपके जो शब्द थे वो छोटे थे, आपके सब जो है लाइन जो टेढ़ी हो गई थी, मिटाते समय आपने इस तरह से ध्यान नहीं दिया, इस तरह से फीडबैक दिया जाए।
फिर क्या होगा, फिर जो फीडबैक दिया गया उस फीडबैक के आधार पर मैं अपने प्लान में फिर से सुधार करने का प्रयास करूँ। कितने मिनट मिलेंगे सुधार करने के लिए? टोटल 12 मिनट का मुझे समय दिया जाएगा। 12 मिनट के अंदर जो मेरा प्लान है उसमें मैं जरूरी जो सुझाव दिए गए हैं उसके अनुसार बदलाव लाऊंगा। 11 मिनट के बाद मुझे फिर से टाइम दिया जाएगा 6 मिनट का पढ़ाने का, फिर से मैं रीटीच करूंगा और फिर से मैं रीटीच करूंगा और रीटीच करने के बाद में फिर 6 मिनट का टाइम मुझे जो मैं बैठ जाऊंगा पढ़ा करके, और बाकी लोग जो हैं वो मुझे फीडबैक देंगे कि आपकी बार जो तुमने पढ़ाया उसमें क्या क्या अच्छा था, क्या क्या गलत हो गया। तो इस तरह से टोटल कितना साइकिल है? 36 मिनट का। पहले जो प्लानिंग होती है उसके लिए कोई टाइम फिक्स नहीं है, बाकी टीचिंग के लिए 6 मिनट, फीडबैक के लिए 6 मिनट, रीप्लान के लिए 12 मिनट, रीटीच के लिए 6 मिनट और रीफीडबैक के लिए 6 मिनट। इस तरह से मिलाकर के टोटल 36 मिनट का टाइम दिया जाता है। तो इसमें क्वेश्चन कई सारे बनते हैं। पहले क्वेश्चन की परिभाषा किसने दी, कब दी, माइक्रो टीचिंग के अंदर क्या सिखाया जाता है, इसके अंदर जो है कितना समय फिक्स होता है, विद्यार्थियों की संख्या 5 से 10 हो सकती है, कितने स्टेप्स होते हैं, 6 स्टेप्स होते हैं, 6 स्टेप्स के टाइम पूछ सकता है। तो आपको याद रखना है कि पहला स्टेप होता है इसका कोई टाइम फिक्स नहीं होता, बाकी जो 5 स्टेप्स होते हैं उसमें से टाइम सबके फिक्स होते हैं। ये क्या है? यह है माइक्रो टीचिंग है। तो माइक्रो टीचिंग से क्वेश्चन कई सारे जुड़े हुए आते हैं, तो आपको यह ध्यान रखना है और जो है इससे जुड़े हुए अपने क्वेश्चन जो है वो तैयार करना है। चलिए 2 चीजें तैयार आज कंप्लीट हो गई। एक आपका कंप्लीट हो गया माइक्रो टीचिंग और एक आपका कंप्लीट हो गया क्या, फेजेज ऑफ टीचिंग। अब से